वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है। मान लीजिए आज कोई एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, उस चीज को जो चाहने वाले लोग हैं वो है 10 आदमी। अब ये किस इंसान को मिलेगी? ये उसी इंसान को मिलेगी जो इसको चाहने की इच्छा जो है वो उसके अंदर जो जुनून जो है वो काफी हाई लेवल का है एज कंपेयर टू जो बाकी के 9 बचे हुए हैं। यानी कि अगर पर्टिकुलर एग्जाम में कोई एक पोस्ट निकली है और उस पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, अब जीतेगा वही जो उसके लिए जुनून रखता है, जीतेगा वही जो उसके लिए मरने की हद तक तैयार रह सकता है, यानी कि उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, तो वही इंसान जीतेगा। पर लेकिन कुछ ऐसे इंसान है जिनको लगता है कि हाँ बस रेस में अपना आप को खड़ा तो कर लेते हैं कि हाँ भाई साहब हम भी इस रेस में दौड़ेंगे, पर लेकिन रियलिटी में उसको अचीव करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई भी एग्जाम या कोई भी टारगेट गोल जो आप लोगों ने सेट किया है उसके लिए इतना जुनून रखो जिंदगी में कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने अंदर ऐसा जुनून लेकर आओ कि वो अचीव करना ही करना है। तभी जाकर आप लोग उसको सक्सेस, तभी जाकर आप लोग उसमें सक्सेस हो पाएंगे और उसको अचीव कर पाओगे। तो ये रियलिटी भी आप लोगों ने देखा होगा कि चाहने वाले बहुत होते हैं पर लेकिन चीज मिलती उसी को है जो रियलिटी में उसके लिए एफर्ट डालता है। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। अपने आप को एनालाइज कर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये चीज आप लोगों को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी ये जो डिस्कशन हमारा रहता है शानदार तरीके से काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है वो यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू ले सकता है कि ये चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एडिटोरियल भी रहेगा, मोटिवेशनल कोर्स, आंसर राइटिंग का क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन वैसे रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जहां इंपॉर्टेंट होगा वोकैबुलरी या फिर जो भी रहेगा बाद में कोशिश करूंगा कि ओवरव्यू भी दे दूं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये नॉर्मली वीडियो आप लोगों को 9 बजे और इसी के साथ में ये 7 बजे देखने को मिलती है। पर लेकिन लगता है अगर जैसे कि आज जो है ये लगभग 30 मिनट लेट हो गई, तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर इसके बारे में वीडियो बनाने से पहले डाल दिया क्योंकि मुझे लग रहा था ये थोड़ी लेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट हो जाइए, इससे आप लोगों का टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल जिस टाइम पर आप लोगों को वीडियो मिलेगी आप लोग आकर वीडियो देख सकते हैं, तो इससे अपने टाइम को इफेक्टिवली आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का पर्पज ये, सारी पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाती है। इसी के साथ में कोई ऐसा नोटिफिकेशन है तो वो भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, आज काफी सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक को कार्टून के फॉर्म में ऐसे दिखाने की कोशिश की गई है। आप लोगों को पता है ओलंपिक के अंदर 5 रिंग होते हैं, तो ये जो 5 रिंग होते हैं इन पांचों के पांचों रिंग को इसके द्वारा कोरोना वायरस के रिंग दिखाने की कोशिश की गई है। यानी कि सारे रिंग का जो कलर है, जैसे ब्लू हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया या फिर रेड हो गया, इनका सबका कलर चेंज कर दिया गया है। किसके द्वारा? कोविड-19 के द्वारा। तो कलर भी फीका कर दिया गया है। अभी यहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी ओलंपिक जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज अभी ये देखने को मिल रही है कि कोई भी अगर प्लेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा वो अपना मेडल अपने गले में अपने आप डालेगा, यानी कि कोई भी उसके गले में मेडल नहीं डालेगा कोविड-19 की प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए। तो काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल भी है और पूरा एक हिस्ट्री यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है ओलंपिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं बेसिकली इनके द्वारा पूरा यहाँ पर एथेंस में जब से चीजें स्टार्ट हुई थी वहां से लेकर अभी तक का जो पूरा ब्यौरा इनके द्वारा दिया गया रियो ओलंपिक तक का, तो पूरा एक खाका यहाँ पर इनके द्वारा दे दिया गया है। तो ये पर्टिकुलर जो स्लाइड है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर दी है टेलीग्राम पर। ठीक है, तो इसको अपने पास रखिएगा क्योंकि इसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बता रखी है कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर पर्टिकुलर गेम के बारे में। तो पूरा यहाँ पर ये बेसिकली डिटेल में तो नहीं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं ओलंपिक के बारे में। तो शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे माइकल फिलिप हो गए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तैराकी के फील्ड में, इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है इनके बारे में, क्योंकि काफी बेहतरीन तैराक आप लोग इनको यहाँ पर बोल सकते हैं। और बाकी किस तरीके से क्या क्या गेम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, काफी कुछ ओलंपिक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये घुड़सवारी हो गई, ये सारी चीजें। तो अभी यहाँ पर ओलंपिक के बारे में काफी कुछ है। एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल भी ओलंपिक के बारे में है जो कि आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग नजर डालेंगे, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे यहाँ पर 3 जो पर्सन है उनके द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए। यहाँ पर एक तो है अंबिका, काफी डिटेल में अच्छे से आंसर दिए गए, इनको वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है रोशनी के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, यहाँ पर डिटेल में कई सारी चीजों को बताया गया है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर स्वप्निल के द्वारा भी यहाँ पर अच्छे आंसर दिए गए हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर
जो इस तरीके से कौन कौन से एरिया में, जैसे कि सोरो ऑफ बिहार कोसी को बोला जाता है, सोरो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर, सोरो ऑफ उड़ीसा ये महानदी हो गया, सोरो ऑफ आसाम ब्रह्मपुत्रा, सोरो ऑफ कर्नाटका ये है यहाँ पर धोनी, और इसी के साथ में सोरो ऑफ यूपी घाघरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से मैच करने के लिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बारे में हल्का सा डिस्कशन मैं वीडियो के एंड में करूंगा, तो हल्का सा याद रखिएगा। काफी बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं, अच्छा लगता है इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, पर लेकिन मैक्सिमम मुझे देखने को मिल रहा है जो गर्ल्स हैं वो काफी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रही है एज कंपेयर टू जो बॉयज हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या सिचुएशन है, क्या लड़कियों को ज्यादा जॉब की जरूरत है, उनको ज्यादा लग रहा है कि जॉब चाहिए, लड़कों को जॉब नहीं चाहिए क्या, मतलब क्या लग रहा है मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग समझाइए प्लीज मुझे कि जो आंसर दे रही है मैक्सिमम लड़कियां अच्छे से आंसर दे रही है, लड़के आंसर नहीं दे रहे हैं उस तरीके से, आखिर क्यों, रीजन बताइए थोड़ा सा, ताकि मैं भी इसको अंडरस्टैंड कर सकूं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये। और मैं रेगुलर इसको देख रहा हूं इस तरीके से, सबसे पहले लड़कियां आंसर दे रही हैं, सबसे अच्छा लड़कियां आंसर दे रही हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मतलब समझाइए मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं बेसिकली ये क्या चल रहा है इस तरीके से, आप क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे बताइए जरूर। आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है, तो प्रीलिम्स में बनेगा और या फिर आंसर राइटिंग में बनेगा, ये मेरी बात याद रखना, या आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे प्रीलिम्स में मिले चाहे आंसर राइटिंग में देखने को मिले। इसके बारे में जब क्वेश्चन पेपर भी आएगा मैं आप लोगों से बातें करूंगा, उस टाइम पर देखना, क्योंकि रीजन ये है कि बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई है, एक तो है कि नई मिनिस्ट्री बन गई है, दूसरा यह है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, तो इस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा सकता है इवन इंटरव्यू के अंदर भी। तो जानेंगे इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, काफी डिटेल में ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये जो आर्टिकल है एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हल्का सा नजर इसके ऊपर भी डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ओलंपिक के बारे में, तो ये आर्टिकल के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, हमारी कंट्री में गेम्स को लेकर क्यों इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती है, दूसरी कंट्री में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों रहती है, और क्या क्या चीजें, तो आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांस है, खासकर ओलंपिक अभी रिसेंटली पोस्टपोन भी हुआ तो उसके चलते भी, तो एक नजर डालेंगे अच्छे से इस आर्टिकल के ऊपर भी, ताकि अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोगों यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, चाइनीज जो वर्कर हैं उनकी जो खस्ता हालत आज के डेट में देखने को मिल रही है चाइना के अंदर, तो ये है बेसिकली आज की डेट में वर्किंग क्लास जो है चाइना के अंदर वो अपनी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रही है जैसे एंजॉय करना चाहिए था। तो चाइना के अंदर क्या चल रहा है वो चीजें बेसिकली बोलने की कोशिश की जा रही है, तो ये इसको आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा मुझे पर्सनली, जो कि यहाँ पर बेसिकली ई कॉमर्स कंट्री के बारे में, ई कॉमर्स कंपनी कौन सी होती है, जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, जहां से आप लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल को मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां पर अभी नए रूल के बारे में बात की गई, तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। ये नीचे वाला जो आर्टिकल है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर देता हूं, और ये आप लोगों ने खुद भी फील किया होगा, अपने आसपास में भी खुद भी देखा होगा। कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन ये बन रही है कि जब से कोविड-19 जो है वो यहां पर अभी जनता के बीच में देखने को मिल रहा है, तो लोगों का सोचने समझने रहने खाने पीने सारे पैटर्न चेंज हो गए हैं। आज की डेट में अगर आप लोग घर से बाहर जाते हैं तो आप लोगों को सोचना पड़ता है कि मास्क ले लिया क्या, हैंड सैनिटाइजर ले लिया क्या, यार कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कोई इंसान ने छींक दिया खांस दिया तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंसान की जो पर्सनल है और जो वर्किंग जो लाइफ है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैम्पर हुई है, तो उसके चलते उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है उस पर भी काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी कि जो डिसीजन आप लोग एक शांत माइंड के साथ में ले पाते थे, आप लोगों का जब दिमाग बिल्कुल शांत है तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोगों की काफी अच्छी रहती है। पर लेकिन अगर आज की डेट में आप लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर क्या है, बहुत सारे ऐसे फालतू के डिसीजन लोगों के द्वारा लिए जा रहे हैं जो कि उनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। कई सारे लोगों की जॉब चली गई है, कई सारे लोगों के पास में अभी जो उनकी पहले जॉब चली गई, कई सारे लोगों की जो जॉब के साथ में जो सैलरी थी वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है। तो आनंद फानन में थोड़ा घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इधर उधर उल्टे सीधे भी इन्वेस्टमेंट लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, अभी इंसान का अगर माइंड शांत नहीं होगा तो वो उल्टी सीधे डिसीजन लेता हुआ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिहेवियर साइंस के हिसाब से माने तो ये बोला भी जाता है कि स्ट्रेस के अंदर जब भी आप लोग हो तो आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक तो जब हो ज्यादा दुखी हो, देखिए दो बातें हैं, ये आप लोगों ने बेसिकली रामायण के अंदर भी देखा होगा। एक तो इंसान जब बहुत ज्यादा दुखी हो, यानी कि बहुत ज्यादा सैड हो, जब उसको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और दूसरा जब वो बहुत ज्यादा खुश हो तब उसको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रीजन क्या है इसका, रीजन ये कि जब वो दुखी होगा तब उल्टी सीधे चीजों को काउंट करेगा, अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तब डिसीजन लेगा तो उसके डिसीजन जो है वो काफी बेकार होंगे। खुश होगा तो फिर दशरथ वाला काम हो जाएगा। तो
तो आप लोगों ने देखा हो ना, राम के जो पिता थे उन्होंने खुशी खुशी में जो 3 वरदान दे दिए थे उसकी मां को राम की, तो उससे क्या हुआ था, फिर उससे आप लोग कंडीशन देखने को मिला कि क्या सिचुएशन हो गई पूरे उसमें। वो उसके पीछे अलग बात है कि वो रावण मरा उसी की वजह से हो गया वो सारी बातें, पर लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं कि कभी भी अपना डिसीजन जो है वो इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। अगर बात करें स्ट्रेस लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से लोगों के अंदर हार्ट की बीमारी भी आज के डेट में इंक्रीज हो गई है, इनके हार्ट स्ट्रोक काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। स्लीप में डिसरप्शन देखने को मिल रहा है लोगों का, यानी कि स्लीप जैसे पहले लोग सोया करते थे उस तरीके की नींद लोगों को नहीं आ रही है। मूड में काफी ज्यादा डिसरप्शन लोगों का देखने को मिल रहा है, मूड चेंज लोगों का नजर है, जरा जरा सी देर में गुस्सा आता है, घर में बच्चों की पिटाई होने लगती है अगर पापा के सामने जरा सा भी कुछ बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से इस तरीके की एंजाइटी, डिप्रेशन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है, जो कि ब्रेन की डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी जो है वो वहां पर डिक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी जरूरी है इस टाइम पर, जो हालांकि इसके अंदर बातें नहीं की गई आर्टिकल के अंदर, पर मुझे पर्सनली लग रहा है इस टाइम पर आप लोगों को एक्सरसाइज कम से कम अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए। कुछ जो बॉडी है वो आप लोगों की रिलैक्स फील होगी, एक बार आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी जाएगी, तो चीजों में डिसीजन लेने में आप लोग हेल्प हो पाएगी। ठीक है, तो ये पर्सनली मुझे मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, पर हाँ आप लोग अगर कुछ लिखने के लिए फिर भी आ जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से क्या इंपैक्ट डाल रहा है, तो डिसीजन मेकिंग पर क्या कोरोना का इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप लोगों से पूछूं मैं यस या फिर नो में, तो आप लोग इसका क्या आंसर देंगे? ऐसा कुछ लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है? खुद ही देख लीजिए, कितने सारे एग्जाम होने वाले थे, सारे एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिए, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं आज के डेट में, जिनको ये लग रहा है खासकर लड़कियों के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उनकी शादी के बारे में काफी सारी बात चलती है कि इनकी शादी कर दो, शादी कर दो, पर लेकिन कंडीशन ये है कि शादी तो तब कर देंगे ना जब एक तरीके से बोला कि टाइम देंगे, एक साल टाइम देते हैं, तुमको जॉब कर लो, जॉब नहीं लगी तो शादी कर देंगे। पर लेकिन क्या एक साल के अंदर कोई एग्जाम हो रहा है तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना, अगर एग्जाम नहीं हो रहा तो फिर तो वो एक तरीके से नाइंसाफी होगी। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मेल आप लोगों ने देखे होंगे खासकर, और यही मुझे रीजन भी लग रहा है कि जो लड़कियां हैं वो इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही हैं आज के डेट में पढ़ाई में, अगर देखोगे एज कंपेयर टू लड़के, तो ये कहीं ना कहीं मतलब आप लोग बताइए क्या लग रहा है, मुझे पर्सनली जो लगा मैंने बताया, बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है मैं यहां पर स्टार्ट करना चाहूंगा ओलंपिक से, क्योंकि आज जो है ओलंपिक गेम स्टार्ट हो रहे हैं, और याद रखिएगा ये 2020 के जो ओलंपिक है इनको 2020 के ही बोला जा रहा है, इनका नाम चेंज नहीं किया गया है, 21 में इनका नाम 20 ही रखा जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये कौन से नंबर के गेम है, यहाँ पर कहां पर हो रहे हैं, तो ये टोक्यो में हो रहे हैं। टोक्यो कहां पर है? जापान के अंदर है टोक्यो, तो टोक्यो के अंदर यहाँ पर ये जो गेम हो रहे हैं 32वें नंबर के ओलंपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोविड-19 की वजह से यहाँ पर इनको पोस्टपोन कर दिया गया, वो एक अलग बात है, पर लेकिन जो यहाँ पर मेडल पर आप लोगों को ओलंपिक 2020 आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो स्पोर्टिंग जो इवेंट है यहाँ पर ये आप लोगों को लगभग 339 यानी कि 339 के करीब देखने को मिलेंगे। वेन्यू जो है यहाँ पर ये 42 के करीब नजर आएंगे। कितने डिसिप्लिन में गेम होना है, तो ये 33 है। टोटल एथलीट जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो है 11,200 के करीब। हमारी कंट्री से जो जा रहे हैं वो है लगभग 120 के करीब। अब तक का सबसे बड़ा जत्था हमारी कंट्री से यहाँ पर जा रहा है अगर देखा जाए तो, मिलाकर आप लोग, यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री से सबसे बड़ी टीम अभी यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मेकिंग ए डेब्यू, जैसे कि कराटे हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से बात करें तो स्केट बोर्डिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, यहाँ पर जो बेसिकली सर्फिंग हो गया, तो ये यहाँ पर डेब्यू गेम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ पर एथलीट रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है, तो 206 के करीब नेशनल ओलंपिक कमेटी इंक्लूडिंग रिफ्यूजी ओलंपिक टीम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है, तो इंडियन जो यहाँ पर कंटिजेंस है उसमें देखने को मिले तो 18 डिसिप्लिन में हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री की जो यहाँ पर 33 है, 33 में जैसे 33 डिसिप्लिन है तो इसमें से 18 डिसिप्लिन में हम लोग पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे गेम में, और टोटल एथलीट हमारे 120 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम जो है यहाँ पर ये फ्लैग बियरर रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कौन यहाँ पर झंडे को लेकर चलेंगे सेरेमनी में आगे, तो मनप्रीत सिंह और इसी के साथ में मैरी कॉम। ठीक है, दोनों के गेम के जरा नाम तो बताइए, मनप्रीत सिंह कौन से गेम से रिलेटेड है और मैरी कॉम जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड है, इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेयर है, इसका कौन से गेम से मैच करता है। ऑफिशियल जो इसका मैस्कॉट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये है मारिदोव। ठीक है, जो पर्टिकुलर ये आप लोगों को यहाँ पर बोनस सा बच्चा देखने को मिल रहा है। बाकी सबसे ज्यादा अब तक आज तक किसी ने अगर गोल्ड मेडल जीते हैं तो स्विमर है यहाँ पर माइकल फेल्प्स, जिनका नाम आप लोगों को पता होगा, यूएसए के। ओलंपिक में 28 बेसिकली मेडल है इनके पास में अकेले, जिसमें 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, और हमारी कंट्री का अभिनव बिंद्रा आप लोग जानते हैं शूटिंग में। तो ये बातें की जा रही है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली जो बात करूंगा वो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कुछ डिफरेंट तरीके से, जिससे आप लोग का एग्जाम में आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और अगर कोई इंटरव्यू में ही आप लोगों से पूछ ले, चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ
कि हमारी कंट्री में स्पोर्ट कल्चर जो है वो इतनी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हो पाती है। उसका रीजन क्या है? हमारी कंट्री में गेम्स में इतनी बड़ी वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी आज तक अगर ओलंपिक की हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे इतने सारे मेडल हमारी कंट्री में नहीं आ पाते। उसका क्या रीजन है? तो अगर इंटरव्यू में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग क्या आंसर दोगे? आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करके रख लेना। पूरा एक ओवरव्यू दे रखा है, जितने भी सारे ओलंपिक अब तक हुए हैं उसमें मोटी मोटी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो इसको जरूर अपने पास रखिएगा, ठीक है। चाहो तो इसका एक छोटा सा प्रिंट आउट निकाल कर अपनी टेबल पर रख लेना, एक नजर डाल लेना, ताकि आप लोग चीजों को समझते रहो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा यहाँ पर, ये हालांकि आप लोगों से पहले पूछा है पर रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा, पता होना चाहिए आप लोगों को। जो 5 कलर अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट को, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंट को कौन सा कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओलंपिक रिंग के अंदर। क्वेश्चन जो पूछता हूं टेंशन मत लिया कीजिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा है आप लोगों को इनका आंसर जो है वो नेक्स्ट डे मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय किया कीजिए और क्वेश्चन की कोशिश किया कीजिए कि आंसर देने की, भले ही पढ़े हो या ना पढ़े हो, तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। समझ लेते हैं अभी आर्टिकल के अंदर क्या बात की जा रही है। यहां पर आर्टिकल के अंदर ये बात की जा रही है, बेसिकली दो पर्सनैलिटी हैं जो बेसिकली अगर बात करें इनके बारे में बात की जा रही है। एक तो है यहाँ पर ये बर्नार्ड एबी और यहाँ पर बुश एमआर। इनके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा। बोला यह जा रहा है कि जिस देश की जीडीपी अच्छी होती है, जिस देश की इकोनॉमी अच्छी होती है, उस देश में ओलंपिक की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। यानी कि जहां अमीर कंट्री है वहां आप लोगों को अच्छा खासा एक तरीके से ओलंपिक में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, पहला। और दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि जिस देश में ओलंपिक हो रहे हैं वहां पर लगभग 1.8% एडिशनल वो यहां पर जीतते हैं। यानी कि जैसे जापान में हो रहे हैं तो जापान को लगभग मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 2% मेडल जापान को ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू दूसरे के होस्ट कंट्री, क्योंकि अपनी कंट्री में जो प्लेयर खेलते हैं उनका मोटिवेशन ही कुछ और रहता है, अपने देश में खेलने का कुछ अलग ही जज्बा रहता है इंसान के अंदर, क्योंकि अपने देश की जनता देख रही है, तो उससे इंसान के अंदर अपनी ही जमीन पर, अपनी ही मिट्टी पर उसके अंदर एक अलग ही जज्बा निकल कर आता है। तो अगर बात करें तो जीडीपी के साथ में और भी कई सारे फैक्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, पर जीडीपी को भी यहां पर काउंट किया गया है। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग जाएंगे, टोटल मिलाकर 17 हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर देखिए इनसे क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं कई बार, फ्री मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या बोलता है कि एक तरीके से गरीबी को मिटाना है। कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको एक टाइम का रोटी मिल रही है, दूसरी टाइम की रोटी नहीं मिल रही है। आप लोगों को लगता है कि वो ओलंपिक में मेडल ले पाएगा, उसको रोटी मिल जाए वही उसके लिए मेडल है, कि आज की शाम को खाना मिल जाए, कल तो मिला नहीं था, तो उसके लिए वही बहुत बड़ा मेडल है। तो वो नहीं कहते कि भूखे पेट जो है वो भगवान के भजन नहीं होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा नॉर्मली। तो इंसान अगर प्रॉपर एक डाइट के खाने के साथ में रहता है तो वही कुछ कर पाता है। जीरो अगर यहाँ पर हंगर होगी, भुखमरी खत्म होगी, तो ही चीजें यहां पर कर पाएगा। तीसरा, अच्छी हेल्थ होगी तो ही आगे बढ़ पाएगा। और इन सब के लिए क्या चाहिए? एक बेसिक मिनिमम पैसा तो चाहिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहां पर काफी जो अमीर कंट्री है वो फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड कराती है। तो इसीलिए यहां पर जो हाईएस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कैरेबियन नेशन है, और लोवेस्ट जो है एशियन और अफ्रीकन नेशन है, क्योंकि उनकी जीडीपी काफी लो है। और कैरेबियन जो कंट्री है या वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, यूरोप हो गया या फिर चाइना हो गया, यूएसए हो गया, इनकी जीडीपी अच्छी खासी देखने को मिलती है, अच्छा खासा पैसा है, इनकी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी यहां पर अच्छी खासी है, यानी कि इनके पास में अच्छा खासा पैसा है। तो इसलिए यहां पर आसानी से आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि जब स्टडी करते हैं यहां पर, तो यहां पर निकल कर आता है कि पैसे वाला जो लोग हैं उनको ये इसमें यहां पर एज देखने को मिलती है। आप लोग खुद ही देख लीजिए आज की डेट में अगर बात करें, जैसे कि आज की डेट में अगर आप लोग देखें एजुकेशन के मामले में बात कर लीजिए, चाहे हेल्थ के मामले में आप लोग बात कर लीजिए, जिसके पास में पैसा है अच्छा खासा उसको सारी फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, और जिसके पास में पैसा नहीं है उसको सारी फैसिलिटी बुरी मिल रही है। तो ये कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो गेम पर भी आप लोग इसका सेम इंपैक्ट बोल सकते हैं। तो उसी के चलते बोला जा रहा है कि कंसिडरेबल इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो जीडीपी वाला है, पर और भी कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो बेस्ट एक तरीके से अगर बात करें, प्रेडिक्ट आप लोग कर सकते हैं परफॉर्मेंस ओलंपिक के अंदर की किसकी रहने वाली है, कौन से देश की रहने वाली है। तो इसके चलते कुछ और अगर इंडिकेटर आप लोगों से पूछा जाए, रीजन क्या है यहाँ पर, देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। मान लीजिए आप लोगों के पास में आज के डेट में खाने के लिए सब कुछ अच्छा मिल रहा है, आप लोगों के घर में इंटरनेट भी है, आप लोगों के घर में लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, सारी फैसिलिटी है, इवन आप लोगों के जो आसपास में कोई अच्छा सा ग्राउंड भी है, ठीक है, तो सारी चीजें हैं, तो आप लोग खाना अच्छा मिल रहा है टाइम पर, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग वहां पर दोगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो आप लोगों को नॉलेज रहेगी, इंटरनेट पर चीजें सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आज के डेट में आप लोग कहीं पर भी कोचिंग ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कोच से बात कर सकते हैं कि मुझे ये गेम खेलना है, तो इस तरीके से सारी चीजें मिल जाएगी। पर लेकिन एक नॉर्मल जो इंसान है वो मेहनत ही कर सकता है, उसको डाइट भी नहीं मिल रही है, तो परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, घर में टेंशन रहेगी कि किस तरीके से घर चलेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है और जो यहाँ पर साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो कंट्री के ऊपर काफी इंपैक्ट डालता है। यानी कि अगर किसी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है और पॉपुलेशन भी नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, वो कंट्री में आप लोगों को फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। रीजन क्या है? आप लोगों के मोहल्ले में कोई एक ग्राउंड है खेलने के लिए, अब वहां पर देखिए बुजुर्ग जो है वो टहलने भी जाएंगे, बच्चे भी वहां पर खेलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे,
महिला भी वहां पर टहलती हुई नजर आएंगे और वहीं पर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो एक ही एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें सारे काम उसी में चल रहे हैं, तो इसके चलते यहाँ पर ढांचागत जो विकास है वो काफी ज्यादा जरूरी है, ये दिक्कत क्रिएट कर देता है अगर प्रॉपर वे में नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें रिसोर्सेज के बारे में, तो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आप लोग को देखने को मिलेगी एक तरीके से बहुत कम जगह पर। अगर यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो कैसे काम चलेगा? आप लोग ये समझिए कि जहां पर अगर फैसिलिटी अच्छी है तो आधा तो माहौल ही वहां पर इंसान को सुधार देता है, ठीक है। अगर माहौल अच्छा नहीं है तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि क्या क्यों जा रहे हैं ओलंपिक खेलने, यार सोच रहा हूं गवर्नमेंट की एक जॉब मिल जाए। तो ये अगर चांस रहेगा ओलंपिक में सोचने का तो वो इंसान कहां से कोई भी मेडल लेकर आएगा, ठीक है, जिसकी खस्ता हालत यहीं से हो रही है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान ये सोच रहा है कि बस प्रीलिम्स ही क्लियर हो जाए तो कैसे काम चलेगा? अगर प्रीलिम्स के लिए लड़ रहा है, बस फैक्ट देख लेते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस कोई सुनता नहीं है। अगर आप लोग किसी का भी बात, किसी की भी टॉपर की बात या किसी से भी आप लोग पूछेंगे तो ये बोलता है एक बार सारा न्यूज़पेपर छोड़ दो पर लेकिन एडिटोरियल पढ़ लो, ठीक है। तो इससे रीजन क्या है? क्योंकि वहां से एनालिटिकल पावर आप लोगों की जनरेट होती है और वही आप लोगों की जो है आंसर राइटिंग में और आप लोगों की बेसिकली जो इंटरव्यू में काम आती है और वहीं के मार्क्स जुड़ते हैं। पर लेकिन लगे रहते हैं मैक्सिमम लोग क्या, फैक्ट रटने पर लगे रहते हैं, तो वो वाली चीजें नहीं देखने को मिलेगी। फैक्ट्स भी याद करने पर लेकिन आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। बस प्रीलिम्स को ऐसे रखिए कि आप लोग का हर्डल पार हो जाए, ऐसे नहीं कि बस पूरे जान उसी में झोंक रखी है, ठीक है, कि प्रीलिम्स क्लियर कर ले बाकी बाद में देखेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस अप्रोच लेकर चलो तो आप लोग को आंसर राइटिंग नहीं छोड़नी चाहिए। कॉन्टिन्यूस लगभग 24 घंटे में से आधा घंटा निकाल सकते हैं ना, 2 आंसर लिख लीजिए, एक तो जीएस का लिख लीजिए, एक ऑप्शनल का लिख लीजिए, इतना तो कर ही सकते हो डेली, जिससे कॉन्टिन्यूस अगर चीजें आप लोग कॉन्टिन्यूसली अगर एक अपना अच्छा माहौल बना पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, यूएसए के बारे में अगर बात करें तो यूएसए में आप लोगों को एथलीट और जो जिम्नास्टिक है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। रीजन क्या है? रीजन आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, जैसे आप लोग देखिए काफी अच्छी फैसिलिटी रहती है, सारी चीजें वहां पर नॉर्मली देखेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जर्मन के अंदर घुड़सवार अच्छे मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि उस तरीके का ढांचागत वहां पर काफी अच्छा डेवलपमेंट रहता है। अगर यूके के अंदर बात करें तो डाइविंग, सेलिंग और साइकिलिंग वाले मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली सिचुएशन होगी, या फिर आप लोग तैरने वाले लोग बोल सकते हैं, तो काफी अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलती है। अब इसी के बारे में अगर कोई आप लोगों से बात करे क्या क्या चीजें हैं, ये सारे गेम जो है जहां पर ढांचागत विकास इनका है तो वहां पर अच्छी खासी फैसिलिटी है। तो कई सारे एरिया में आप लोग को और भी फैक्टर है, इनको भी आप लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे जेनेटिक फैक्टर हो गया, एक पर्टिकुलर पर्सन ये है उसकी हाइट काफी अच्छी है, एक पर्टिकुलर पर्सन ये है कि उसकी हाइट काफी कम है, तो जो हाइट काफी अच्छी है वो स्विमिंग में काफी फायदा पहुंचाएगा उसको, ठीक है। इसलिए चाइनीज प्लेयर आप लोगों को कभी भी नॉर्मली स्विमिंग में देखने को नहीं मिलेंगे कि वो स्विमिंग में जीत गए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को ऑस्ट्रेलिया या यूएसए या फिर नीदरलैंड जो है ये स्विमिंग यानी कि तैराकी में हाइट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। और इसके अंदर भी माइकल फिलिप्स जो है उसकी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि जो बॉडी का ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये यानी कि धड़ जो है वो उसका ये बेसिकली ये लंबा है और पैर जो है वो छोटे हैं। तो जैसे मछली नहीं होती, पीछे से मछली को अगर देखोगे आप लोग तैरने के लिए तो पिछली की पूंछ रहती है और धड़ उसका बड़ा रहता है। तो इसी तरीके से तैरने वाले इंसान का अगर धड़ लंबा है और पीछे नीचे वाला ढूंढे से जो नीचे ना जहां पर आप लोग बेसिकली पेंट बांधते हैं, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो पेंट बांधने वाला पोर्शन छोटा है और ऊपर वाला पोर्शन लंबा है। तो इसका मतलब ये कि ये इंसान जो है ये स्विमिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो स्विमिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी बॉडी ये है ये बता रही है। तो जेनेटिक फैक्टर भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्विमिंग में या फिर बास्केटबॉल में आप लोगों को ऐसे इंसान जो है वो अच्छे से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। पर लेकिन अगर शूटिंग में या फिर जिम्नास्टिक में बात करें तो छोटे लोग भी, अगर छोटी हाइट होगी तो ऐसे यहाँ पर काफी अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे। बैलेंस लंबी हाइट के लोग नहीं बना पाएंगे, या फिर कोई ऐसा गेम हो तो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, तो जेनेटिक फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। इसीलिए चाइना जो है वो शूटिंग वगैरह में जहां पर हाइट जो है वो कायम की नहीं होती है, यूएसए और जर्मनी के कंपेयर में ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में भी जो हाइट है एक एवरेज हाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो शूटिंग में एक अच्छी परफॉर्मेंस हमारी भी निकल कर आती है अगर ढंग से आप लोग चीजों को देखो। ईस्ट एशियन नेशन जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं टेबल टेनिस के अंदर में, जहां पर हाइट ज्यादा मैटर नहीं करती है वेस्टर्न नेशन के कंपेयर में। रसिया, ईस्टर्न यूरोप या फिर सेंट्रल एशियन जो कंट्री है, ठीक है, तो बॉक्सिंग में आप लोग को देखने को मिलेगा काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर रहती है। चाइना और सेंट्रल एशियन जो है ये वेट लिफ्टिंग हो गया या रेसलिंग कुश्ती में आप लोग देखते हैं अपनी कंट्री के प्लेयर तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जितनी एक तरीके से हाइट जो होती है वहां पर वो एक ज्यादा मैटर नहीं करती है। एक तरीके से वेट आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी कैटेगरी में खिलाते हैं, किस वेट की कैटेगरी में। तो वेट जितना कम होगा, हाइट जितनी कम होगी, तो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारे फैक्टर आप लोग यहां पर इसको काउंट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग बेसिकली लिख सकते हैं। कई सारे फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस। पुअर हेल्थ मैंने आप लोगों को यहां पर आप लोग देखते हैं, हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो हंगर का शिकार है इंसान वैसे ही, ठीक है। कैसे अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा पुअर हेल्थ के साथ में। और ये मैक्सिमम एशियन कंट्री जो है और जो सब अफ्रीकन यानी कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे वहां पर जो कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं
तो जैसे कि एशियन कंट्री हो गया या फिर अफ्रीकन कंट्री हो गया, तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो कैसे एक अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग यहां पर दे पाओगे, तो ये सोचने वाली बात है। तो यहां पर इस एरिया के बारे में आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। इसी के साथ में लैक ऑफ स्पोर्टिंग कल्चर, आप लोगों ने सुना होगा ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे सॉरी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ठीक है। तो आज की डेट में भी वो पैटर्न फॉलो किया जाता है, और रीजन भी इसका कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए 100 प्लेयर है उनमें से हो सकता है कि कोई एक आगे जीतकर, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे का फ्यूचर जो है थोड़ा सिक्योर किया जाए, इसीलिए बच्चे को कोशिश करते हैं कि पढ़ा लिया जाए, और नहीं तो कम से कम रोजी रोटी तो चलती रहेगी। तो ये कंडीशन है, पर चीजें अब चेंज हो रही है, तो एक अच्छी बात है। फंडिंग जितनी होनी चाहिए उतनी फंडिंग नहीं की जाती, उतना पैसा नहीं खर्च किया जाता है प्लेयर के ऊपर, इसलिए उनको अच्छी चीजें नहीं देखने को मिलती है। करप्शन और पॉलिटिसाइजेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कोई पर्टिकुलर पर्सन पॉलिटिक्स कनेक्शन है तो ये माना जाता है कि वहां पर उसको ज्यादा फायदा रह जाता है एज कंपेयर टू, अगर देखिएगा, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है। तो इस तरीके से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉडरेट कैटेगरी में होते हैं, अच्छा खेलते हैं पर लेकिन इतने अच्छे नहीं होते कि वो एग्जाम क्लियर कर सके, ठीक है। पढ़ तो रहे हैं पर लेकिन इतनी अच्छी नहीं पढ़ रहे हैं कि एग्जाम क्लियर कर सके, ठीक है। तो उस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, हाँ ठीक है, पढ़ाई में ठीक है बंदा, पर लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए जो स्ट्रेटजी चाहिए वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है इंसान, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि खेल तो अच्छा रहा है पर लेकिन मेडल नहीं लाता है यार इंसान, तो इसका मतलब है कि कमी है कई सारी चीजों में। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से बनने लगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कंफ्यूजन में आएंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग यहां पर आंसर इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से इसका आंसर आप लोग कीजिएगा अगर क्वेश्चन आप लोगों से बनता है तो। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है बेसिकली ई कॉमर जो कंपनी है उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू में आप लोग को दूंगा, वैसे तो आप लोग सारी चीजें इनके बारे में जानते हैं। आप लोग खुद सोचिए, ये ऐसी चीजों में देखिए सोचना थोड़ा आप लोगों के लिए जरूरी है। सोचना किस लिए जरूरी है? क्योंकि जब आप लोग इसके बारे में सोचेंगे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में सोचना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके चलते अगर आप लोगों ने ऑनलाइन मान लीजिए कोई सामान खरीदा, ये GS2 और GS3 दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने कोई सामान खरीदा, यहां से कोई मान लीजिए अमेजन से खरीदा, फ्लिपकार्ट से खरीदा, वो सामान आप लोगों के पास में पहुंच गया, ठीक है। पर लेकिन वो सामान जो है वो टूटा फूटा है, आप लोगों को प्रॉपर जो प्रोडक्ट वो नहीं मिला है। अगर कोई और भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल सकती है, इनके प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो जिस टाइम पर आप लोगों को चाहिए था, आप लोगों ने मान लीजिए बर्थडे का कोई गिफ्ट बनाया, ठीक है, वो बर्थडे का गिफ्ट आप लोगों ने 2 महीने पहले ऑर्डर किया था, 2 महीने बाद में आ रहा है, ऊपर से टूटा फूटा आ रहा है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसके चलते क्या है, क्या ऑलरेडी हमारी कंट्री में रूल है इसके रिलेटेड, कोई अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग कहीं पर जाकर कोई काम कर सकते हैं, तो हमारी कंट्री में ऑलरेडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है हमारी कंट्री में 2019 में आया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो ऑलरेडी हमारी कंट्री में है। इसी के साथ में कंपटीशन जो कमीशन ऑफ इंडिया है वो ऑलरेडी हमारी कंट्री में है। वो कोशिश करता है कि अमेजन अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो इस तरीके से बेचे प्रोडक्ट की हमारी कंट्री की लोकल मार्केट की जो इंडस्ट्री है वो खराब ना हो। तो कंपटीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, यानी कि ऐसा नहीं कि जियो आया मार्केट में और सबको बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपना काम करता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी इससे रिलेटेड रूल है। इसी के साथ में बात करें हमारी कंट्री में, अगर बात करें तो चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में किसी को अगर कोई दिक्कत होती है कंज्यूमर कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं तो नए ई कॉमर रूल हमारी कंट्री में क्यों लाए जा रहे हैं? तो ये तो एक तरीके से ये बात होगी कि ओवरलैप आप लोगों को चीजें देखते हुए आप लोग नजर आएंगे। यानी कि अगर बात करें, अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई गलती की है, उस गलती के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है और उस एक्ट में लिखा हुआ है कि इसको ये सजा मिलेगी, ठीक है, कोई एक्स सजा उसको मान लीजिए मिल गई, ठीक है। अब एक और एक्ट बना दिया आप लोगों ने उसी पर्टिकुलर जो सिचुएशन को एक और एक्ट के अंदर डाल दिया। अब इस एक्ट के अंदर तो इसको सजा मिल रही है 5 साल की, एक और एक्ट बना दिया आप लोगों ने, उस एक्ट के अंदर इसको सजा मिल रही है 3 साल की। अब दोनों में कंफ्यूजन हो गया ना कि कौन सा एक्ट आप लोग फॉलो करोगे। मान लीजिए आप लोग आज के में बात करिए, जैसे कि जो यहाँ पर सिल्वा शेट्टी के हस्बैंड है उनके द्वारा अभी यहाँ पर चाइल्ड जो बेसिकली पोर्नोग्राफी के ऊपर काम किया जा रहा है। अब पोर्नोग्राफी मान लीजिए उसको उस पर्टिकुलर उसके लिए कोई एक्ट है, एक्ट हालांकि इस तरीके से है नहीं, दूसरे एक्ट फॉलो किए जाते हैं। एक कोई नया एक्ट निकाल के लेकर आते हैं, उसमें बोलते हैं कि इसकी सजा जो हो जाएगी वो 5 साल हो जाएगी, ठीक है। अगर पोस्को के बारे में बात करें तो वहां पर ऑलरेडी एक्ट है, वहां पर कुछ सजा दे रखी है, और भी कोई एक्ट है उसके अंदर सजा दे रखी है। अब 3-4 जगह प्रोविजन हो गया, एक पर्टिकुलर इंसान ने कोई हरकत की, अब कौन सा एक्ट उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये चीजें कंफ्यूजन में आ जाएगी ना। तो प्रॉपर क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, प्रॉपर क्लियर मार्किंग होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अनक्लियर बोला गया कि जो नई पॉलिसी लाई जा रही है वो एक और हायरार्की तैयार कर देगी। यहां पर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के नाम पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, एक और प्रोटेक्शन लेयर लगाने का क्या मतलब है? तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट जो है ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, ये यहां पर अगर इनसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऐसा काम क्यों कर रही है, तो इनके द्वारा ये बोला है कि आज की डेट में अगर कोई भी सामान आप लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं,
कोई डिलीवरी आप लोगों के पास में जा रही है, इस तरीके से कोई भी चीज हमारे देश में चल रही है, तो बेसिक पर्पज यहाँ पर एक तो ये बोला गया ई कॉमर्स के नाम पर कि यहाँ पर गुड्स और सर्विस दोनों को इंक्लूड किया गया है। गुड्स का मतलब जैसे आप लोगों ने पिज्जा डिलीवरी की, ठीक है, पिज्जा मत खाना, वैसे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो यानी कि आप लोगों ने कुछ अच्छी चीजें डिलीवर की खाने के लिए, ठीक है, तो आप लोगों के पास में डिलीवरी आ गई, ठीक है, वो गुड्स की कैटेगरी में आता है। आप लोगों को फिजिकल उसको हाथ में टच करके आप लोग देख सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से। बाकी सर्विस क्या होगी, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं आप लोगों को, तो लेक्चर खत्म होने के बाद में आप लोगों को हाथ में कुछ नहीं आता है, आप लोगों के दिमाग में आता है जो भी आता है, यानी कि फिजिकली आप लोगों के हाथ में ऐसा नहीं आता है कि लेक्चर का ये पुस्तड़ा मैंने आपके हाथ में दिया, अच्छा आज का लेक्चर ये है, ठीक है, इसको ले जाकर अपनी अलमीरा में रख देना, जब मन करे तो देख लेना, इसको उठा के हाथों में और निहार लेना, टच करना, अच्छा लगेगा ये लेक्चर आप लोगों को, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के दिमाग में चीजें सेट हो रही हैं, जो मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हो, फिर उसको आप लोग इंप्लीमेंट लाइफ में कर रहे हो, तो एक तरीके से ये एक सर्विस होती है, सर्विस के फॉर्म में। डॉक्टर के पास में आप लोग जाते हैं, लॉयर के पास में आप लोग जाते हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, टीचर एक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से सर्विस होती है जो कि एक तरीके से गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर यहाँ पर ये ई कॉमर्स जो है वो इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो पॉइंट सीधा सीधा यहाँ है, अगर आप लोग देखें कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है या फिर हमारी कंट्री में बात करें, कई सारे और भी रूल रेगुलेशन है, वो ऑलरेडी इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो नया रूल लाकर आप लोग क्यों परेशान कर रहे हो, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया गया यहाँ पर इनके द्वारा, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। आज की डेट में कोई मोबाइल है, मोबाइल में ऑलरेडी आप लोगों ने डू नॉट डिस्टर्ब वाला बटन जो है वो ऑन कर रखा है, यानी कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास में डीएनडी सर्विस जो है वो एक्टिवेट रहे और यहां पर कोई फालतू का मैसेज ना आए। अगर वो सर्विस एक्टिवेट आप लोगों ने कर रखी है, क्या उसके बाद भी फालतू के मैसेज आने रुक गए हैं, यस या फिर नो, जरूर बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। इससे आप लोग खुद समझ पाएंगे कि रियलिटी में रूल और रेगुलेशन होने से ही इंप्लीमेंटेशन जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रही है, यानी कि ऑलरेडी ये चीजें तो है ना, फिर भी दुनिया भर के मैसेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते आप लोग बोल सकते हैं कि रूल और रेगुलेशन बनाना ही यहां पर ये चीजें सही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोल रहे हैं, हमारे देश में अगर जो प्रोविजन है ऑलरेडी, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर रूल हमारी कंट्री में ऑलरेडी है, जिसके चलते यहां पर कहां से प्रोडक्ट लाया जा रहा है, कौन खरीदा जा रहा है, एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ठीक है, कैंसिलेशन होना है तो उसका चार्ज नहीं आप लोगों को लेना है, तो बहुत सारे ऐसे रूल है, कोई वोलेशन है तो हमारी कंट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, आखिर हम लोग क्यों चाह रहे हैं कि हमारी कंट्री में, हमारी ही कंट्री की लोकल इंडस्ट्री जो है वो सामने निकल कर आए, हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर फोकस क्यों नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है एसी, ठीक है, वो एसी हमारी कंट्री की कोई कंपनी बना रही है, वही एसी जापान की कोई कंपनी बना रही है, वही एसी जो है वो साउथ कोरिया की कोई कंपनी बना रही है, ठीक है, तो वो मान लीजिए अगर कोई एसी बनाई जा रही है, तो उस एसी का आप लोग ये देखें ना कि परफॉर्मेंस कैसी है, वो प्रोडक्ट कैसा है, उसका प्राइस कैसा है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर उसका प्राइस अच्छा है, तो जनता अपने आप डिसाइड कर लेगी। तो जनता को आप लोग बेसिकली सोचने के लिए टाइम तो दीजिए, आप लोग खुद ही उसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप लोग का मेक इन इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा, तो उसके चलते आप लोग ये फालतू के डिसीजन ले रहे हैं, एक तरीके से आनंद फानंद में आकर। यानी कि मेक इन इंडिया को सक्सेस बनाने के लिए यहाँ पर ये कंज्यूमर के नाम पर एक नया और रूल थोप रहे हैं यहाँ पर, ताकि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाया जा सके। मेक इन इंडिया सक्सेसफुल बनाना सही है, पर लेकिन बात सुनिए, मेक इन इंडिया के तहत अगर कोई प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या वो कस्टमर के लिए सही होगा, उसके पैसे भी जाएंगे और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, तो वो कितना सही है। तो ये भी आप लोग को सोचना पड़ेगा। तो एक बैलेंस बनाकर आप लोग को चलना पड़ेगा। जो रूल है उसके ऊपर एक तो ओवर रूल मत लगाइए, ठीक है। आप लोग प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए कि प्रोडक्ट आप लोग को अच्छा होगा तो लोग अपने आप खरीदेंगे। आप क्यों उसके लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, नहीं, हमने प्रोडक्ट बना दिया उसके ऊपर 50% डिस्काउंट लगा दिया। 50% डिस्काउंट क्यों दे रहे हो यार तुम, इसका मतलब कि प्रोडक्ट के अंदर आप लोग के प्रोडक्ट लोग खरीद नहीं रहे, आप लोग के प्रोडक्ट के अंदर जान नहीं है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट ये तो होता है लोग जो है बेसिकली उसको एक तरीके से ललाए तो खरीदने के लिए, ठीक है। जो जरा सी देर में होली के डिस्काउंट आ गए, ईद के डिस्काउंट आ गए, दिवाली के डिस्काउंट आ गए, 15 अगस्त के डिस्काउंट आ गए, इवन वैलेंटाइन डे के भी डिस्काउंट आते हैं आज की डेट में। तो इसका मतलब प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्वालिटी है नहीं है, आप लोग बस बेचने की कोशिश उसको कर रहे हो। अगर क्वालिटी होगी तो इंसान अपने आप खरीदेगा। वर्ड ऑफ माउथ नाम की भी कोई चीज होती है, यानी कि इंसान उसको अप्रिशिएट करे प्रोडक्ट को, यार ये इंसान का प्रोडक्ट जो है ना वो शानदार है, तो उसके लिए डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं है। एक प्राइस फिक्स कर दो आप लोग, वो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, फिर भी अगर किसी को लगता है कि यार आपको लगता है कि पैसे नहीं कमाने हैं थोड़ा सा, और साल में एक बार आप लोगों को लगता है कि डिस्काउंट दे देना चाहिए किसी को लेना है, अगर बाकी के टाइम पर अपना उससे पैसे कमाते रहो ताकि आप लोगों का सिस्टम भी ठीक से चलता रहे, ठीक है। यानी कि किसी ने अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच दिया, उसको लगता है कि यार थोड़ा सा गरीबों को भी फायदा हो जाए, तो साल में एक डिस्काउंट रख लो। चलो एक डिस्काउंट वैलिड होता है, चलो हाँ यार लोगों को फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। जिसको खरीदना है, हो सकता है कोई पैसे की वजह से ना खरीद रहा हो, ये प्रोडक्ट जो है ये 50,000 का है, चलो कुछ टाइम के लिए हम लोग इसको 30,000 का कर देते हैं, ठीक है। हालांकि इतना डिस्काउंट नहीं देता है कोई, पर फिर भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उसको इस तरीके
तरीके से देख सकते हैं, जो भी इंसान आप लोग को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं ना, वो सरासर बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस इतना रख रखा है, डिस्काउंट के नाम पर बस लोगों को ठग रहे हैं, लोगों की मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए कि हाँ डिस्काउंट दिख रहा है 50%, ठीक है। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी आप लोग सुधारिए ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारेंगे आप लोग, जो प्राइस रखेंगे लोग उसी पर खरीदेंगे, अगर उनको लगेगा कि यहाँ पर वर्थ है इन्वेस्टमेंट करना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, और ये चीज आप लोग हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां भी कोई प्रोडक्ट आप लोग खरीद रहे हैं। तो डिस्काउंट के पीछे कभी भी मत जाइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, अगर क्वालिटी वर्थ इट है तो उसको खरीदिए, डिस्काउंट के पीछे आप लोग मत दौड़िए, ठीक है। डिस्काउंट जो है वो एक फालतू की चीज होती है, लुभाने के लिए, जिसका प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है उसका प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि आप लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस कीजिए, ना कि प्रोडक्ट को आप लोग एक तरीके से उसको कंपटीशन को कम करने के लिए, मेक इन इंडिया को प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो मेक इन इंडिया अपना पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी बना दो कि कोई टक्कर ही ना ले पाए, उसके लिए आप लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना पड़ेगा, वो आप लोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू यहां पर दिया गया है। तो यहां पर बोला गया है, यहां पर यही क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि विल द न्यू ई कॉमर्स जो रूल है रियली फेवर जो कॉमर्स, जो बेसिकली जो हमारी कंज्यूमर होता है उनको फेवर करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप लोग ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि, ठीक है, तो आप लोग इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि विल द न्यू ई कॉमर्स रूल्स रियली फेवर कंज्यूमर्स, तो क्या वो रियली फेवर करते हैं कंज्यूमर्स को? तो यहां पर राइटर तो सीधे ये बोलेंगे कंज्यूमर को नहीं, बेसिकली मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक और लेयर लाया जा रहा है, इससे एक और लोग जो है वो ऊपर बैठ जाएंगे ओवरव्यू करने के लिए। एक पुलिस राज जो होता है ना, एक तरीके से जो बोलते थे लाइसेंस राज सिस्टम, वो वाली चीजें यहां पर, तो एक तरीके से रेड टेपिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो वाली चीजें हैं कई सारी, तो ये यहां पर इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर लेकर चलता हूं, और इसके लिए क्वेश्चन भी है आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूं, फिर चीजें आप लोग समझ पाएंगे। बोला जा रहा है कि रिफॉर्म्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर शुड बी सप्लीमेंट्री नॉट अल्टरनेटिव नेचर टू फेडरल प्रिंसिपल। यानी कि एक तरीके से अगर आजकल में हमारी कंट्री में जैसे कि 28 स्टेट है, और एक 28 स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए, और बाकी हमारी कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट होगी, तो सबको मिलाकर एक फेडरल सिस्टम के तहत काम करना चाहिए, संघवाद का ढांचा जिसको आप लोग बोलते हैं। तो बोला सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि कुछ भी अगर चीज आप लोग ला रहे हैं तो यहां पर सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, फेडरल सिस्टम को बढ़ाए, ना कि अल्टरनेटिव होनी चाहिए। मतलब कैसे समझते हैं सप्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव में डिफरेंस क्या? अगर मैं आप लोगों से पूछूं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए थोड़ा सा एक बार। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं ऑलरेडी डेली एक तो हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो लेकर आ रहा हूं, और एक आप लोगों के लिए पीआईबी वाली जिसको हम लोग नैनो मैगजीन बोलते हैं वो लेकर आ रहा हूं। ये दो वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को डेली देखने को मिलती है, ठीक है। कोई भी मौसम हो, बरसात गर्मी कोई भी दिन हो, तो रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप लोगों के पास में एक मंथली वीडियो आती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलता हूं कि आप लोगों के पास में जो मंथली वीडियो आ रही है बस वही मिलेगी, अब ये वाली वीडियो नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अल्टरनेटिव। यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं कि अब से हिंदू और नैनो बिल्कुल बंद, आप लोगों को बस मंथली वीडियो मिला करेगी, मंथ में एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने अल्टरनेटिव कर दिया कि या तो ये मिलेगी या फिर ये मिलेगी, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हो गया, ऐसा नहीं है दोनों मिलेगी। जब मैं आप लोगों को बोलूं कि यार हिंदू और नैनो तो आप लोगों की आई रही है, इनको तो आप लोग एंजॉय कर लीजिए, पर लेकिन आप लोगों को एक सप्लीमेंट्री वीडियो मिलेगी मंथली, उसमें क्या होगा कि आप लोगों का एक अच्छा खासा ओरिजिन हो जाएगा एक जगह। तो ये क्या हो गया? ये सिस्टम को सपोर्ट करने वाली चीज होगी। यानी कि हिंदू और नैनो पे करंट अफेयर जो आप लोग कवर कर रहे हैं, तो एक सप्लीमेंट्री वीडियो आप लोगों को मिलेगी जिससे आप लोगों का रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये एक तरीके से इसमें सप्लीमेंट हो गया ये, ना कि अल्टरनेटिव हो गया कि या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि अगर फेडरल सिस्टम को आप लोगों को सपोर्ट करने वाली चीजें होनी चाहिए तो सप्लीमेंट्री नेचर में होना चाहिए, ना कि अल्टरनेटिव आप लोगों को लेकर चलना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जो भी कोऑपरेटिव्स के अंदर जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं उसी में यहां पर ये बातें अभी बोली गई हैं। कोऑपरेटिव्स के बारे में आप लोगों को पता है, अगर कोई आप लोगों से बातें करेगी कोऑपरेटिव क्या है, आप लोग कैसे देखते हैं, तो इसको बेसिकली हिंदी में सहकारी संस्था आप लोग बोल सकते हैं। सहकारी मतलब कि एक तरीके से नॉर्मल भाषा में आप लोगों ने सुना है कद्दू कटेगा सब में बटेगा, यानी कि अगर कुछ फायदा होगा, कुछ प्रॉफिट होगा तो उसका फायदा सबको मिलेगा। एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, उसके नीचे कोई भी कस्टमर काम कर रहा है, तो उनमें आप लोगों को ये नहीं देखने को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उनको उनकी सैलरी रहती है फिक्स, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो है, नुकसान है तो है, उनको उनकी सैलरी मिलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर सहकारिता में क्या रहता है, ये प्रोडक्ट अगर बनाकर इस तरीके से जैसे कि बेच रहे हैं यहां पर कुछ भी, ठीक है, तो यहां पर जो भी मार्केट में इसको कहीं पर ले जाकर बेचा जाएगा तो यहां से जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में बांटा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो एक तरीके से सबको उसका फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं अगर अपनी कंट्री में आप लोग देखें, ठीक है, जैसे अमूल वगैरह हो गया, तो ये इसी एरिया में काम करता है, तो बहुत सारी महिलाएं आजकल में काम कर रही है, इसके चलते बहुत सारी महिलाओं को फायदा हुआ है। तो कई सारे ऐसे एरिया में आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बन जाता है, तो इसके बारे में हल्का हल्का सा आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी और भी कई सारे जो बैंक्स हैं वो
भी इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट जो कोऑपरेशन यहाँ पर बेसिकली जो कोऑपरेटिव जो बैंक हो गया, ठीक है। इसी के साथ में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया। तो दुनिया भर के आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं इसी तरीके से यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये कोऑपरेटिव से यहाँ पर, और ये कमर्शियल बैंक होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा जैसा कोऑपरेटिव में होता है। कोऑपरेटिव में आप लोग को फायदा मिलता है यहाँ पर इस तरीके से, कमर्शियल बैंक अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कोऑपरेटिव्स का मतलब ही ये होता है कि आप लोग इस तरीके से काम करो ताकि सबको फायदा वहां पर देखने को मिले। यानी कि एक तरीके से जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर बना दिया है तो उस प्रोडक्ट से अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो सब लोगों को उस प्रॉफिट का फायदा मिले। ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ओनली प्रॉफिट यहां पर लिए बैठा है, ठीक है। तो वो वाली चीजें यहां पर बेसिकली नहीं होनी चाहिए, तो उस वाली चीजों से आप लोगों को बचना पड़ेगा। तो ये कोऑपरेटिव वाला कॉन्सेप्ट आगे हमारी कंट्री में आया कहां से, अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे कि क्या है कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो पहले तो कई सारे कोऑपरेटिव्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जैसे अमूल हो गया, केरला कोऑपरेटिव मिल्क जो मार्केटिंग फेडरेशन हो गया, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन हो गया, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स। तो ये कई सारे कोऑपरेटिव्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स होगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी, फार्मिंग हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, मार्केटिंग हो गया, कंज्यूमर हो गया, हाउसिंग हो गया, तो ये सारी जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव, तो ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आती है। पर लेकिन आखिर ये हमारे देश में आई कहां से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा और उसी का आर्टिकल में इस्तेमाल किया जा रहा है। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारे देश में। ये जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ये 2011 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो ये 2011 में जब संविधान में संशोधन किया गया तो हमारी कंट्री में बेसिकली क्या किया गया कि जो कोऑपरेटिव्स है उस सेक्शन को ऐड किया गया, ठीक है, कि ऐसा कुछ होना चाहिए हमारी कंट्री में। ऑलरेडी अगर आप लोग देखिए कि फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया, यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 19 के अंदर, तो आर्टिकल 19 के अंदर जो फर्स्ट के अंदर जो सी है उसके अंदर आप लोगों को सी के अंदर याद रखिएगा, सी के अंदर कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी याद आ सकता है एग्जाम में। तो सी के अंदर कोऑपरेटिव्स देखने को मिलेगा। जब डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं तो पार्ट 4 में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पार्ट 4 में जैसे थर्ड पार्ट है 12 से लेके तो 36 से ये स्टार्ट हो गया यहाँ पर, यानी कि 35 से 36 आ गया। इस तरीके से 36 से लेके 51 तक चलेंगे यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसके अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 43 में जो बी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहां पर बेसिकली प्रमोट करने की बात करते हैं, अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट जो भी होता है उसके अंदर फंक्शनिंग होती है। तो यानी कि फंडामेंटल राइट में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन है। इसी के साथ में अगर आप लोग जाएंगे पंचायती राज सिस्टम के अंदर तो वहां भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है, वहां पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यानी कि पंचायत के अंदर आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में देखने को मिल जाएगा, म्युनिसिपैलिटी के बारे में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में देखने को मिल जाएगा। और पार्ट में जाएंगे, जैसे कि पार्ट में जाएंगे ना, पार्ट 9 में आप लोगों को देखने को मिलता है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। पार्ट अगर बात करें यहाँ पर जो 11th ए है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा म्युनिसिपैलिटी, और पार्ट 11th जो बी है वहां पर कोऑपरेटिव्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से हर एक लेवल पर इसको इंक्लूड किया गया है। स्टेट के लिस्ट के अंदर आता है, वैसे 7वें शेड्यूल में अगर आप लोग जाएंगे जो कोऑपरेटिव्स है उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है कोऑपरेटिव्स। तो यहां से पूरा आर्टिकल अब आप लोगों के सामने चलने वाला है, जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि इनके द्वारा क्या बोला गया। इनके द्वारा भी ये बोला गया कि कई सारे राज्य जो हैं वो बेसिकली उसमें सदमे में आ गए थे कि अभी हमारी कंट्री में नई एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, कोऑपरेटिव जो मिनिस्ट्री बनाई गई है। तो ये लग रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव वाला मुद्दा अपने अंडर में लेना स्टार्ट कर देगी, जिससे जो नीचे लेवल पर जो लोग हैं, स्टेट पर जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है उनको नुकसान देखने को मिलेगा। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया, तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिली थी हमारी कंट्री में। 2011 में ये अमेंडमेंट आया था, 2012 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो इसका काम यह था कि जो कोऑपरेटिव है उनको ऑटोनॉमी मिल सके, ठीक है, डेमोक्रेटिक फंक्शन कर सके और प्रोफेशनल उनका मैनेजमेंट हो सके। यानी कि जो कोऑपरेटिव्स अगर कोई बनाई जा रही है वो ढंग से काम कर सके, उसके अंदर कोई इंटरफेयर न करे। तो ये वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिली। अभी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको और ज्यादा दुरुस्त कर दिया गया कि देखिए क्वाज़ी फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो फेडरल सिस्टम होता है हमारी कंट्री के अंदर बात करें तो क्वाज़ी फेडरल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कंप्लीट फेडरल नहीं है, कुछ यूनिटरी कैरेक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो कोऑपरेटिव्स है उसका कंट्रोल जो है वो स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर सेंटर उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो वो सही नहीं है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाएगा, क्योंकि संविधान के अंदर जो 7वें शेड्यूल में बैठा हुआ है वो स्टेट है यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट है 2nd नंबर की, उसके अंदर कोऑपरेटिव्स को मेंशन किया गया है। तो संविधान के तहत भी यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगी कि आप लोग इसमें इंटरफेयर मत करिएगा।
इसी के चलते यहां पर जैसे मैंने अभी बताया पार्ट जो 9th बी में कोऑपरेटिव्स आप लोग यहां पर देखने को मिल जाती है। तो पार्ट 9th बी के अंदर यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में प्रोविजन है कि कैसे डायरेक्टर होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, एससी एसटी या फिर वुमेन का कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए अगर कोई वहां पर इलेक्टेड होकर आता है। तो इनमें से किसी भी चीज के अंदर अगर आप लोग को चेंज करना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज करना है, तो किस बेस पर चेंज कर सकता है। मैंने आप लोगों को बताया कि कोई पर्टिकुलर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक राज्य के अंदर है तो वो आएगा यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट, वो स्टेट लिस्ट के अंदर में। पर लेकिन कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अलग अलग राज्य में अगर देखने को मिलेगी, तो अगर इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो फिर सेंटर के हाथ में थोड़ी पावर यहां पर आ जाती है। तो सेंटर को अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करके कोई अगर चेंज करना है, अगर कोई स्टेट के डोमेन में आता है, स्टेट के डोमेन का अगर चेंज कर रहे हो, तो यहां पर हाफ ऑफ द जो लेजिस्लेचर है इनकी स्टेट है उससे आप लोगों को यहां पर कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी और 2/3 जो है वो मेजोरिटी से आप लोगों को पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी नहीं करेगी अगर कोई ऐसा काम करना है जो यहां पर स्टेट के ऊपर इंपैक्ट डालता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 3 जज की बेंच थी, यहां पर उनके द्वारा इस मैटर को देखा गया और इनके द्वारा ये बोला गया कि 2 जज के द्वारा बेसिकली सपोर्ट किया गया इसको कि हाँ जो भी होगा यहां पर कोऑपरेटिव से रिलेटेड तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है अलग अलग राज्य में, तो यहां पर पार्लियामेंट के हाथ में पावर आती है। पर लेकिन यहां पर भी कुछ बातें इनके द्वारा बोली गई है। वो क्या बातें बोली गई है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि ओनली अगर पार्लियामेंट जो है वो आउटलाइन कर रही है गाइडलाइन, यानी कि कुछ गाइडलाइन दे रही है, तो यहां पर आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि जिसको मन कर रहा है इंप्लीमेंट करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो असेंबली जो है यहां पर एक तरीके से तो उनको यहां पर रेक्टिफाई करना कोई नेसेसरी नहीं है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को गाइडलाइन दूं कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों को जो मिलेगी उसके 1 घंटे के अंदर ही आप लोगों को आंसर देने हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आंसर किसी का नहीं उठाऊंगा, जो 1 घंटे के अंदर देंगे वो आंसर होगा। ठीक है, तो एक तरीके से गाइडलाइन हो गई, ये एक तरीके से आप लोगों के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन हो गई कि हाँ इसी टाइम में आप लोगों को आंसर देने हैं। ठीक है, पर लेकिन अगर मैं बोलूं गाइडलाइन कि हाँ चलो ठीक है यार आंसर दे लेना, अगर आप लोगों का आंसर काउंट नहीं किया गया, मेरे द्वारा वीडियो के अंदर नहीं दिखाया गया, तो उसमें कोई बात नहीं है, पर हाँ आप लोग का एक रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए आप लोग कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पर वो गाइडलाइन देती है तो फिर कोई असेंबली उसको रेक्टिफाई करे कोई नेसेसरी नहीं है। पर हाँ पर कोई ऐसा काम करती है कि उसके अंदर चेंज करती है और बोलती है कि यही तुमको करना पड़ेगा, तो फिर स्टेट जो है वो पावर में आएंगे और फिर इनको यहाँ पर ये बेसिकली हाफ स्टेट और 2/3 से उसको पास करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो लिमिटेशन है पार्लियामेंट के ऊपर अमेंडमेंट करने की, बेसिकली कि रेक्टिफाई करना पड़ेगा अगर वो स्टेट के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में तो जो की प्रिंसिपल है जजमेंट उसमें यही बात बोली जा रही है कि रेक्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग बेसिकली कोई भी चीज ऐसा कर रहे हैं तो स्टेट जो है उनके हाथ में पावर यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि स्टेट के डोमेन का हो जाता है, वो राज्य वो यहाँ पर सेंटर के डोमेन का नहीं है। इसी के चलते जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिकली पावर दे रखी है यहाँ पर, तो यूनियन और स्टेट के अंदर अगर बात करें, ठीक है, तो उसको ऑल्टर करने की कोशिश अगर की जा रही है तो भी राज्य यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसी के साथ में अगर एब्सेंस रहता है स्टेट का रेक्टिफिकेशन यहाँ पर अगर एब्सेंस रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि एक तरीके से स्टेट के उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर स्टेट के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है तो फिर ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन की तरीके से आप लोग को चीजों को लेकर चलना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को उनकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की या कैसे उनकी ऑटोनॉमी है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। वहां पर डेमोक्रेटिक वे में वो चीजें चलनी चाहिए और उसी के लिए यहाँ पर चीजें लाई भी गई हैं। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। इसी के साथ में कोई भी आप लोग को ऐसा फोकस नहीं देना है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका काफी बड़ा रोल होता है कंट्री के अंदर में, तो बेसिकली कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि ताकि उनकी प्रॉपर चीजें न चल पाए। ठीक है, तो रोल ये होना चाहिए कैसे सपोर्ट करना है उसको, ना कि वो एक तरीके से उसको कंट्रोल करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कंट्रोल करना है स्टेट को कि हाँ उनकी चीजें हैं, उसको सपोर्ट करने का काम होना चाहिए। तो नई मिनिस्ट्री उसको सपोर्ट करने के लिए बनानी चाहिए, ना कि उसको रोकने के लिए। कई सारे क्रिटिक देखने को मिल रहे थे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, ज्यादा पावर उसके हाथ में हो गई है, क्योंकि कई सारी एग्रीकल्चर क्रेडिट या मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगी कि वहां पर कोई इस तरह की चीजें रहेगी उसको कंट्रोल रहे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल हो गया इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों ने इसको क्लियरली ढंग से एंजॉय किया होगा। तो ये इतनी मोटी मोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब बातें करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया ओलंपिक के बारे में जो भी चल रहे हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। पेगासस न्यूज एनालिसिस जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर है, पेगासस वायरस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पेगासस जो है यहाँ पर ये काफी ज्यादा एक हाहुल्ला भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं इवन उनको भी यहाँ पर पेगासस की लिस्ट में रखा गया है। उनको भी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसको चेक कर रही थी। तो ममता बनर्जी जी के द्वारा तो यहाँ तक बोल दिया गया कि इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक है पेगासस, क्योंकि इमरजेंसी में लोगों को
बेसिकली पकड़ा गया था, जेल में डाला गया था। यहां पर तो लोगों की सारी चीजें चेक की जा रही हैं, तो ये तो इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक हो गया पेगासस, ये बोला जा रहा है। अभी इजराइल में एक पैनल बनाया गया है जो कि रिव्यू करेगा एनएसओ की, जो उसका जो पेगासस वायरस है क्या क्या चीजें चल रही हैं, पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन कहां पर कैसे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पता चला यहाँ पर बेसिकली पूरी गवर्नमेंट है जो उसको लिए बैठी है, बांग्लादेश लिए बैठा है, कई सारी और कंट्री लिए बैठी है, तो किस किस को यहाँ पर इस तरीके से यूज किया जा रहा है तो समझ में तो आना चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पर इजराइल के अंदर अपॉइंटमेंट किया गया है कमीशन का, ताकि पेगासस को जो है यहाँ के ढंग से अंडरस्टैंड किया जा सके ये वायरस कैसे इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी यहाँ पर इसके अंदर डाला गया था। तो स्पाईवेयर का जो यहाँ पर कंडेम किया गया चाइना के द्वारा भी, ये क्या धंधा चल रहा है, क्यों किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ कुछ बातें जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी सुशील कुमार जो है वो सोच रहे हैं कि लाइफ को एंजॉय करते रहे जेल में बैठकर, तो उनको ओलंपिक देखना अलाउ कर दिया गया तिहाड़ जेल के अंदर भी, ठीक है। तो उनके जो है टीवी की जो फैसिलिटी है वो बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रही है कॉमन वार्ड के अंदर, तो वहां पर बैठकर वो टीवी बेसिकली देख सकते हैं। इसको कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, वरना शानदार एक मेडल की कैटेगरी में इंसान हो सकता था, लेकिन क्या ही बोले अब इसके बारे में। आगे चलते हैं यहाँ पर, ये अगर आप लोग अपनी कंट्री में संविधान में जाएंगे तो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 19 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 19 का फर्स्ट का ए जब नजर आएगा उसमें बेसिकली बात करते हैं प्रेस फ्रीडम के बारे में। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या किया गया, दैनिक भास्कर जहां जहां पर भी कंट्री के अंदर में, तो यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी उसके ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि अपोजिशन के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी उसके खिलाफ कुछ लिखता है उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो एजेंसी क्या बोल रही है उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया है, वो ये बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पर टैक्स इवेजन किया जा रहा है, टैक्स में हेराफेरी की जा रही है, तो इसलिए इनके ऊपर यहाँ पर ये अटैक किया गया है। तो इसके चलते काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो अभी हो सकता है जल्दी आप लोगों को इसके ऊपर एडिटोरियल वगैरह भी देखने को मिले, क्योंकि बड़ा मुद्दा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको हनन किया जा रहा है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में क्या रैंक रहती है फ्रीडम की, तो वो सारी चीजें आप लोगों को बताइए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को अगर आप लोगों से पूछा जाए फिलहाल अभी अगर इसके बारे में, मतलब क्वेश्चन के तौर पर है, जैसे कि वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा तैयार किया था, एक तो ये बताइएगा, हमारी कंट्री की रैंक कितनी है उसमें एक ये बताइएगा, ठीक है। तो इसको जाकर थोड़ा सर्च कीजिएगा, फिर कल इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा एक आइडिया भी आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें तो पंजाब के जो बेसिकली इलेक्शन को लेकर मुद्दा गहमा गहमी चल रही है, तो उसमें पता नहीं अभी क्या होगा, तो वही सब मुद्दे दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए इंसान जो है वो कई सारी हरकतें करता हुआ नजर आता है। 4 अभी पकड़े गए, 20 लाख के करीब लोन उनके द्वारा अलग अलग बैंक से यहाँ पर उठाया गया गलत डॉक्यूमेंट को यूज करके, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक कार वर्थ 30 लाख की, 2.5 लाख का कैश, 3 आईफोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो है वो रिकवर की गई है इंसान से यहाँ पर जो ये काम यहाँ पर करे थे। कोई राजीव है, कोई अजहर है, यहाँ पर रवि है, यहाँ पर शक्ति, तो कई सारे मिलकर यहाँ पर ये हरकतें कर रहे थे। तो इंसान जो है जब देखिए कंट्री के अंदर जब आप लोग को देखने को मिलेगा, जब इंप्लॉयमेंट की जो खस्ता हालत होने लगती है, तब ऐसे ऐसे सुझाव सूझने लगते हैं लोगों को कि हाँ कोई ना कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, तो तब आप लोग को सोसाइटी में चीजें बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो एथिकली भी यहाँ पर ये चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, तो इसके बारे में देख सकते हैं। फार्मर जो है उनके द्वारा बुलाया किसान संसद हम लोग लगाएंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमारी बातें कोई भी नहीं सुन रहा है, तो इसलिए हम अपनी संसद खुद से लगाएंगे, तो हमारी जो इतने लंबे समय से मांगे हैं उनको कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो वो सारी बातें हैं। एक्सट्रीमिज्म जो है आसाम के अंदर उसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो आसाम हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पर हो गया वेस्ट बंगाल, इसको टच करता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, यानी कि जो भी यहाँ पर मास्ट एक्टिविटी में संलिप्त पाए जाते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बातें हैं। बाकी यहाँ पर एक रस्साकसी चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अभी आप लोगों को पता है अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो इन्वॉय थे उनकी बेटी को पकड़ लिया गया था, सेम कंडीशन देखने को मिली अभी अफगानिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है तालिबान के मुद्दे पर काफी ज्यादा बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया के द्वारा यहाँ पर अभी इसको कंडेम किया गया कि ये सही तरीका नहीं है, इस तरीके से पीसफुल होना चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। बाकी देखते हैं क्या चीजें हैं। अभी बात करें यहाँ पर अब्दुल्ला सईद, हमारी कंट्री के द्वारा सपोर्ट किया गया था इनको, यहाँ पर आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर अब्दुल्ला सईद जो है ये मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर थे, जो कि रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए यूएन जनरल असेंबली के, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं यहाँ पर ये, तो उसी के बारे में ये न्यूज आई है। तो ये याद रखेगा हम लोगों ने अफगानिस्तान की पर्सनैलिटी को सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पर, इनको सपोर्ट किया था। जबकि हम लोग आज के डेट में जो संसद में जो यूएन के अंदर जो हम लोग जाकर बैठेंगे नॉन परमानेंट सीट के लिए 2021-2022 से लिए, जो हमारे लिए वहां पर जो सीट बेसिकली मिल रही है हम लोग को 2022-23 के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली वो हमको अफगानिस्तान की जगह पर मिली है वो सीट, ठीक है। तो इसके चलते तो वो सारी चीजें हैं, पर फिर भी हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया यहाँ पर। तो देखते हैं क्या कैसी सिचुएशन आगे बनती है। बाकी यहाँ पर आसपास वाले जो यहाँ पर दलाई लामा के आसपास वाले भी स्पाईवेयर की लिस्ट में है यहाँ पर, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक जो है वो लॉन्च की गई है, सिचुएशन को नॉर्मल रखा जा सके, पहले खतरनाक अब यहाँ पर एयर स्ट्राइक। तो सिचुएशन जो है
क्या ही बोले बस इसके बारे में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये है बेसिकली आरबीआई के प्लान के बारे में। आरबीआई जो है वो डिजिटल करेंसी को पायलट लेवल पर बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। पायलट लेवल का मतलब क्या होता है? पायलट लेवल का मतलब कुछ एरिया में इसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आप लोगों ने कुछ चीजें स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलूं कि जैसे कि मुझे लाइव वीडियो लेकर आनी है, ठीक है, तो लाइव वीडियो में लेकर आऊं बस, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ कर सकता हूं, पहली बार मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बस उनके लिए पढ़ाया जाए जो कि एक तरीके से चैनल के मेंबर बने हुए, ठीक है, उनके लिए बस लाइव वीडियो लेकर आया जाए, सबके लिए नहीं। जब वहां पर मुझे लगने लगे कि कंफर्टेबल हो गया हूं मैं वहां पर पढ़ा के, अब मुझे लगने लगे कि हाँ सबके लिए अब ला सकता हूं, ताकि जो चीजें हैं सबको कंफर्टेबल लगे, तो फिर सबके लिए उसको लेकर आ जाओ। यानी एक छोटे से सेक्शन को पहले देख लो, चेक कर टेस्टिंग मोड पर कि हाँ कैसे काम कर रहा है, और फिर उसको इंप्लीमेंट कर दो सबके लिए। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो यानी कि पहले थोड़े लेवल पर देखा जाएगा कि ये कैसे काम करे, क्योंकि ऑलरेडी डिजिटल करेंसी कई सारी है, पर लेकिन बिटकॉइन वगैरह ये सब चीजें जो होगी इनका कोई बेस नहीं है, ये जरा सी देर में अर्श पे और दूसरे टाइम में फर्श पे। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए, ताकि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए ताकि एक नॉर्मल चीजें यहां पर बनी रहे, ठीक है। एक तरीके से उसके बारे में है ये, तो एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ओके। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, एक बार इनके आंसर देख लीजिए, काफी अच्छे से आंसर दिए गए कई सारे बच्चों के द्वारा, तो इनका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर जो मैंने आप लोगों से पूछी गई थी, यहां पर कई सारी चीजें यहां पर है आप लोगों के। तो यहां पर सबसे पहले तो मॉनसून के बारे में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो रिसीव किया जाता है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये नॉर्थ वेस्ट मॉनसून आप लोगों को देखने को मिलती है हमारी कंट्री में, ठीक है। कोसी रिवर जो है ये तो बेसिकली बिहार का स्वरूप बताया गया। बाकी मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि अलग अलग रीजन में अलग अलग रिवर है, यहाँ पर इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूजन में आप लोग को नहीं आना है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको आप लोग बेसिकली डीएमए बोलते हैं, इसको हेड करते हैं सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। जो एथेनॉल जो ब्लेंडिंग की जाती है हमारी कंट्री में अभी 10% को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। 2030 तक बोला गया था कि हम अपनी कंट्री में बेसिकली 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के अंदर, ठीक है। अभी 2030 तक का जो टारगेट था इसको घटाकर 2025 कर दिया गया है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, किसान प्रोटेस्ट करे तो उसके चलते भी क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल अगर एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करें तो पेरिस में हेडक्वार्टर सेटअप किया गया था 1974 में, ठीक है। 2017 में इंडिया के द्वारा एसोसिएट मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया गया, ठीक है। एनएसओ ग्रुप ये इजराइल का, याद रखिएगा, जो बेसिकली इजराइल के अंदर इसका जो ये पर्टिकुलर एरिया है एनएसओ ग्रुप, जो कि पेगासस वायरस के बारे में बात करें ना तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने पूछा तो मिनिस्ट्री अर्थ साइंस के अंडर में आता है। तो बेसिकली जितेंद्र सिंह जी के अंडर में, पहले हर्षवर्धन साहब के अंडर में आता था जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी थे, तो उनका पत्ता कट गया तो चीजें हो गई यहाँ पर। मृत्युंजय जो मोहन पात्र है वो आप लोगों को यहाँ पर इसके जो डायरेक्टर जनरल देखने को मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये रंजन देसाई साहब जो है उनकी अध्यक्षता में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोग करते रहना है, क्वेश्चन बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से, ठीक है। बाकी पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा था तो मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो कोई एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है कई बार, तो कोशिश किया करो कि सारे इंक्लूड कर लिया करो, ठीक है। आइए अब ये है बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के सामने जो था डिस्कशन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अब क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, जो कि आंसर है बेसिकली उसका आंसर देना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, कल आंसर बता दूंगा। फिर ये है यहाँ पर टाटर स्टेट। तो टाटर स्टेट जो है वो किसको कनेक्ट करता है? येलो सी को सी ऑफ जापान के साथ में, सी ऑफ जापान को सी ऑफ यहाँ पर अकोस्टिक्स के साथ में, सी ऑफ जापान को पैसिफिक है, या फिर सी ऑफ यहाँ पर अकोस्टिक के साथ में येलो को, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो इसके बारे में कल आप लोगों को आंसर बता दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो आप लोगों ने अच्छे से देखा, एक मोटिवेशन कोड देखी, ये आप लोग देख लीजिएगा, जब भी थोड़ा लेट हुआ करें तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। आंसर काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा दिए गए, काफी अच्छा रहा। ओवरव्यू देखा, कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए, काफी डिटेल में आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया, कहां से निकल के आ रही है, क्या चीजें हैं, तो वो सारी चीजें, कोई कंफ्यूजन आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में ओलंपिक के बारे में कई सारी बातें जानी, तो कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को अब कंफ्यूजन नहीं रखना है ओलंपिक के बारे में, सारी चीजें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कुछ आंसर भी लिखने के लिए आ जाए तो। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली बात की ये ई कॉमर्स जो वेबसाइट है इन कंपनी के बारे में, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकता है। ओलंपिक के बारे में और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पेगासस वायरस के बारे में जाना, इजराइल के द्वारा बेसिकली अपॉइंट किया जा रहा है कमीशन, सुशील कुमार, ये सब चीजें। बाकी ये जो अटैक किया गया है दैनिक भास्कर के ऊपर, हम लोगों ने बातें समझी, ठीक है। क्या क्या गलत काम देश में चल रहा है वो समझा, किसान संसद के बारे में कुछ बातें की। बाकी यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो चीजें चल रही है वो समझा, क्या क्या चीजें हैं, डिजिटल करेंसी, वो सब चीजें हम लोगों ने जानी, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा जो पूछा गया है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, आप लोग इसको कैसे रेट करेंगे, तो 5 घंटे की मेहनत को 5 सेकंड में आप लोग रेट कर सकते हैं। बताया जरूर कीजिए लेक्चर कैसा लगता है। जो न्यू मेंबर है वो एन लिख दिया कीजिए, ताकि ये पता चलता रहे कितने बच्चे जो हैं वो रेगुलर नहीं देख रहे हैं, ताकि मुझे
मुझे इसका अंदाजा रहे। बाकी अपने लाइफ का ध्यान रखिए, अच्छे से अपने परिवार का ध्यान रखिए, अच्छे से चीजों को एंजॉय कीजिए और जो भी पढ़ते हो किसी को पढ़ाने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये है, बनते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टेलीग्राम से पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है।